गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आज हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो क्या बताता है, वो एक्चुअल में ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है। तो देखिए, प्रथम नियम है वो क्या कहता है, किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा, अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा के रूप में एनर्जी देते हैं तो दैट इज़ हमने माना कि वो डेल्टा क्यू है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी कि इसके द्वारा में भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन आए और प्लस इसके यूज़ करके सिस्टम कुछ वर्क करे। या हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं कि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तो हो सकता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आए और सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन करे। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। तो जो ऊर्जा है, ऊष्मीय रूप में भी वो एक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी वो एक ऊर्जा है और कार्य के रूप में भी वो एक ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा के विभिन्न डिफरेंट फॉर्म हो गए एनर्जी के। तो देखिए, यहाँ पर ऊष्मा जो हमने दी है वो किसी न किसी रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हुई है, लेकिन उसका क्षय कहीं नहीं हुआ, उसका लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। तो ये हमें प्रथम नियम बताता है। लेकिन प्रथम नियम में ये कहीं शो नहीं होता है। प्रथम नियम की जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं कि एक तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ऊष्मा जो हमने दी सिस्टम को वो सारी की सारी कार्य में परिवर्तित हो गई, कितना अमाउंट उसका कार्य में परिवर्तित होगा। और सेकंड थिंग कि उसकी दिशा का निर्धारण कैसे करें कि अगर मैंने दो सिस्टम है मेरे पास, एक हाई टेम्परेचर पर है, एक लो टेम्परेचर पर है, तो डेफिनेटली ऊष्मा का विनिमय होगा। लेकिन ऊष्मा का विनिमय किधर होगा, ये हम प्रथम नियम से इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते। प्रथम नियम ये इस बात डिसाइड नहीं कर सकता कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम जो है वो प्रक्रम की दिशा का निर्धारण करता है कि ऊष्मा का फ्लो किधर होगा, हीट फ्लो किधर होगा। तो देखिए, इसमें दो कथन हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे केल्विन और प्लैंक का कथन और सेकंड हम पढ़ेंगे क्लॉसियस का कथन। फर्स्ट इसमें हम ले रहे हैं केल्विन एवं प्लैंक का कथन। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट हमें बता रहा है कि हीट सोर्स जो है T1 केल्विन पर, उससे हमने Q1 ऊष्मा ग्रहण करी सिस्टम ने, और सिस्टम ने W कार्य किया, मैकेनिकल मतलब जो हीट थी उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया W कार्य के फॉर्म में, और जो रिमेनिंग पार्ट था हीट का, जो बचा हुआ पार्ट है Q1 माइनस W, वो जो ऊष्मा थी उसको हमने Q2 मानी है, वो Q2 इसने सिंक को ट्रांसफ़र कर दी और पुनः अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य करते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। लेकिन ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल प्रोसेस है। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस हमें यहाँ दिख रही है उसमें सोर्स T1 केल्विन पर है, Q1 ऊष्मा सिस्टम ने सोर्स से ली और W कार्य पूरी की पूरी ऊष्मा को इसने कार्य में परिवर्तित कर दिया और सिंक को कुछ भी ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं करी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव प्रक्रिया है। तो अब हम इसके कथन को देख लेते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। मतलब कि हमारी कंडीशन क्या थी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जब सिस्टम जो है स्रोत से ऊष्मा लेता है, फिर कुछ कार्य करता है और रिमेनिंग ऊष्मा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास जो ऊष्मा बची है वो उस ऊष्मा को सिंक को प्रदान कर देगा और वापस अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया
Q1 का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर दिया, वर्क में। और इस हम क्या कह रहे हैं कि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य कर रहा है, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इसकी स्टेट जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अन्य रूप में कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल कंपल्शन है कि इसके साथ सिंक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट नहीं होगी। केल्विन के मूल कथन के अनुसार किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त करके उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कथन है केल्विन प्लैंक का, ये हमें क्या बताता है कि ये इंजन जब इस ऊष्मागतिक इंजन के स्रोत और सिंक के तापमान बराबर होते हैं। अगर मैं T1 केल्विन स्रोत का ताप ले लूँ और सिंक का टेम्परेचर भी T1 केल्विन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की, वो क्या होती है, नीटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1। तो यहाँ इस फॉर्मूले से इसकी जो एफिशिएंसी हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब 0 हो गई, इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि ये ऊष्मा को, जो इसने ऊष्मा स्रोत से ली है, उसको कार्य में परिणित कर सके। तो ये बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में रहेगा। अगर स्रोत और सिंक के तापमान बराबर होंगे तो कहीं भी ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होगा, ये लेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के इसके जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पर दोनों की टेम्परेचर्स इक्वल हैं। तो ऊष्मा का विनिमय हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊष्मा का विनिमय होगा ही नहीं। तो इसलिए ये नियम हमें क्या बताता है कि एक तो कि कार्य में जो परिवर्तित ऊष्मा है वो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती अगर हमारा इंजन क्या है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल केस में संपूर्ण ऊष्मा नहीं हो सकती, बल्कि ऊष्मा का कुछ पार्ट कार्य में परिणित होगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सिंक को ट्रांसफ़र होगा। तो सिंक के होना बहुत आवश्यक है। सेकंड जो कथन है वो है क्लॉसियस का कथन, जो कि कहता है कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य कर्मक या एजेंसी की सहायता से निम्न तापमान निकाय से ऊष्मा ग्रहण करे और अधिक तापमान वाले किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके। अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, दोनों डायग्राम्स को समझते हैं। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि T1 केल्विन पर है सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर है, T2 केल्विन पर सिंक है, और ये जो सिस्टम है इस पर हमने W कार्य किया, जो मैंने अभी फर्स्ट लॉ में आपको बताया था कि अगर प्रोसेस को रिवर्स कर दिया हमने, तो यहाँ पर W वर्क डन हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, और सिस्टम लोअर टेम्परेचर से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो टोटल हीट होगी Q2 + W दैट इज इक्विवेलेंट टू Q1, वो Q1 हीट ये हीट सोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम उसे एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क दे रहे हैं, वर्क की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। तो हम उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हमने एक्सटर्नली किया, बाह्य रूप से किया है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जो सिस्टम है वो निम्न ताप के निकाय से हीट एब्जॉर्ब कर ले विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कि हमने कोई बाह्य रूप से कोई भी इसको एनर्जी नहीं दी, कोई वर्क नहीं किया, और ये निम्न ताप वाले निकाय से ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और उच्च ताप वाले निकाय को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्लॉसियस के अकॉर्डिंग असंभव होती है। अब देखिए, ये दोनों कथन हो गए, पहला केल्विन प्लैंक का कथन हो गया, दूसरा क्लॉसियस का कथन हो गया। तो ये जो क्लॉसियस का कथन है ये हमें बताता है कि बिना किसी बाह्य एनर्जी के निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है। तो ये हमें ऊष्मा की डायरेक्शन को बता रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों कथनों की समतुल्यता। हम देखना चाह रहे हैं कि दोनों ही कथन एक तरीके से इक्विवेलेंट हैं, आपस में एक ही बात है। तो देखिए, हम लेकर चल रहे हैं
मान लिया कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट रोंग है, हमने ये उल्टा मान के चले हैं बिल्कुल कि हमने पहले माना है, सपोज किया कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज़ रोंग, तो हम इसको लास्ट में प्रूव कर देंगे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रोंग। तो अगर एक रोंग है तो दूसरा भी रोंग है, इसका मतलब अगर एक राइट है तो दूसरा भी राइट है, दैट मीन दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो देखिए केल्विन प्लैंक को हमने रोंग कह दिया, तो इसका मतलब संपूर्ण जो ऊष्मा है सोर्स से ली गई उसको हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जो ये पॉसिबिलिटी है इसको पॉसिबल मान लिया कि ये जो सिचुएशन है कि T1 केल्विन से इसने Q1 ऊष्मा ली और उस Q1 ऊष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दिया, दैट इज़ पॉसिबल। तो देखिए हमने क्या किया, देन ये जो वर्क जो मिला मुझे फर्स्ट इंजन से, इसको मैंने एक रिवर्सिबल इंजन को अप्लाई किया, ये रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये क्या देखो, हमने W कार्य इसको एक्सटर्नली दिया है, T2 केल्विन से Q2 ऊष्मा ग्रहण करेगा और Q2 प्लस W, इसके पास टोटल कितनी एनर्जी हो गई, W इसको हमने बाहरी रूप से दी है, Q2 इसने सिंक से ली है, तो टोटल एनर्जी हो गई W प्लस Q2 और W इक्विवेलेंट है Q1 के, तो दैट इज़ Q1 प्लस Q2। और ये हीट ये T1 केल्विन को ऊष्मा स्रोत को दे रहा है। तो देखिए इस जो पूरा प्रोसेस है, अब ये जो कंबाइंड प्रोसेस हो गया मेरा, दोनों को मिला दे तो ये कंबाइंड सिस्टम हो गया। इस कंबाइंड सिस्टम में टोटली अगर हम देखें तो हीट फ्रॉम सोर्स से कितनी ऊष्मा ली गई है, तो देखिए सोर्स से ऊष्मा केवल फर्स्ट केस में ले रहे हैं हम Q1, क्योंकि सेकंड केस में तो हम सोर्स को ऊष्मा दे रहे हैं। तो सोर्स से ऊष्मा कितनी ली Q1, तो हीट टू सोर्स को कितनी ऊष्मा हमने दी जो कि सेकंड केस में दे रहे हैं, तो वो हो गया Q1 प्लस Q2। तो रिजल्टेंट हमने सोर्स को ऊष्मा दी है या सोर्स से ऊष्मा ली है, तो हमने सोर्स से ऊष्मा ली तो Q1 है और दी कितनी है Q1 प्लस Q2, तो रिजल्टेंट हो गया Q2 ऊष्मा हमने सोर्स को दी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिंक से। फर्स्ट केस में हीट फ्रॉम सिंक, ये सेकंड केस में ले रहे हैं हम, हीट फ्रॉम सिंक मतलब सिंक से कितनी ऊष्मा ले रहे हैं, तो फर्स्ट केस में तो ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, सेकंड केस में हम ऊष्मा ले रहे हैं Q2 और हीट टू सिंक को कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, दैट इज़ 0, तो रिजल्टेंट हो गया Q2 फ्रॉम सिंक। और अगर हम रिजल्टेंट वर्क की बात करते हैं तो देखिए रिजल्टेंट वर्क 0 आएगा, क्योंकि एक सिस्टम ने वर्क किया और दूसरे सिस्टम को दे दिया, तो बाह्य हमें एजेंसी को कितना वर्क मिला, नहीं, कोई भी वर्क नहीं मिला जो हमारे काम आ सके। एक सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया और दूसरे ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो रिजल्टेंट वर्क हो गया 0। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास क्या बचा, फाइनली बचा Q2 फ्रॉम सिंक और Q2 टू सोर्स, मतलब कि इस कंबाइंड सिस्टम ने सिंक से Q2 ऊष्मा ली और विदाउट अप्लाई एनी वर्क इसने Q2 ऊष्मा सोर्स को दे दी, मतलब निम्न ताप से इसने ऊष्मा ली है और विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी और एनी वर्क इसने वो ऊष्मा सोर्स को प्रदान कर दी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो सिचुएशन है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को गलत साबित करती है, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें यही बताता है कि निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई वर्क बाहरी रूप से नहीं किया जाए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए क्लॉसियस स्टेटमेंट भी गलत साबित हो जाता है। तो ये जो प्रूफ है ये दोनों कथनों की समतुल्यता को सिद्ध करता है। थैंक यू।